प्रज्वल रमन्ना 2800 महिलाओं के यौन शोषण का आरोपी मोदी जी के कंधे पे हाथ रख के मांग रहे हैं इसको वोट दो तो मेरे हाथ मजबूत होंगे। कितना क्या किसी ने उनका सारी कमियां शर्मा जी, मैडम जी सारी कमियां शर्मा जी आज 3 साल से यहाँ सुना रहे हैं, पर जनता के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है। भरोसा सुनो, मैं बताता हूं, फर्क ही नहीं पड़ता। जनता राज्य प्रति राज्य चुन के आ रही है, कांग्रेस मोदी जी चुन के आ रही है, हर राज्य में चुनाव होती है, चुन के शर्मा जी को गला। दिल्ली में कौन आ रहा है? दिल्ली में कौन आ रहा है? सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, बिल्कुल सच से आ रही है, डंके की चोट पे आ रही है। बड़े नहीं, एक मिनट, इन्होंने बड़े आराम से बात करी कि शर्मा जी यहाँ से 2 साल से गला फाड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूँ कशिश आपके साथ। दिल्ली चुनाव का आगाज हो चुका है और यहाँ पर अब बीजेपी भी चुनावी बिगुल बजा चुकी है। अब देखा जाए तो तमाम इल्जाम यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर लगते नजर आए, जिसमें कहते हैं कि शराब घोटाला किया है, दिल्ली का यहाँ पर विकास नहीं किया है, तमाम सारी चीजें। तो इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और दिल्ली इलेक्शन पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ शर्मा जी। सर, सीधा सवाल तो मेरा यही है कि मोदी जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी आने के बाद आपदा आई है, आप नहीं। बिल्कुल ठीक है, आपदा आई है। आपदा की बात उन्होंने पूरी तो डिटेल में कभी नहीं देते, वो तो एक जुमला छोड़ के देते हैं बस, हमेशा की तरह कि जुमले की आदत है। आपदा आई है, आपदा तो आप लेके आए थे साहब, जब आपको चेताया गया था 2019 से पहले 2018 के एंड में कि कोविड आने वाला है, महामारी हमारे देश में आने वाली है, और आपको बार बार इस बात के लिए संज्ञान दिलाया गया था। राहुल गांधी जी ने बार बार आवाज़ उठाई थी चीन से आने वाली, विदेशों से आने वाली फ्लाइट रोको, लेकिन वो अपने हाउडी ट्रम्प में लगे हुए थे, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लगे हुए थे। उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया था और उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ, सारे देश ने देखा है, हज़ारों लाखों जाने गई, लाखों जाने, हज़ारों तो है नहीं, लाखों जाने गई, 50 लाख से ऊपर जान हमारे देश में पिछले 2 साल में कोरोना के टाइम में गई थी। लेकिन उन्हें अपनी सरकार ज़्यादा बनानी थी, ज़रूरी महसूस हुई। जब उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बना के अपनी गिरा के, कांग्रेस की सरकार गिरा के अपनी सरकार बना ली, उसके बाद जाके उन्होंने घोषित करा कि हाँ जी चलो अब हम इसको जो है लॉकडाउन घोषित कर देते हैं और इसको बचा के रखते हैं। तो आपदा में अवसर तो आप ही ढूंढते हो। फिर उसके बाद आपदा आई, फिर उसके बाद जब देश ने इसमें पूरा संसाधन झोंक दिया अपने, उन्होंने पीएम केयर फंड की स्थापना करी। पीएम केयर फंड में लोगों ने लाखों का चंदा दिया। उस आपदा में आपने अवसर ढूंढा चीनी कंपनियों से। एक तरफ आप चीन को लाल आंखें दिखाते हो, चीन हमारे गलवान घाटी में घुस के 19 सैनिक शहीद हमारे शहीद करके चला जाता है, और उन्हीं चीनी कंपनियों से आपने चंदा लिया। तब आपके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई, तब आपने उसको जायज़ ठहराया। आपदा में अवसर आपने ढूंढा कि किसी और ने ढूंढा? आपदा में अवसर खुद ढूंढते और दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हो। बहुत पुराना शक्ल है तो बीजेपी का। आपको याद है हिटलर का एक वो था गोएबल्स, जो उसका सबसे बड़ा नीति निर्धारक बंदा था, जो इसकी सारी रणनीति तैयार करता था। उसका ये कहना था कि अगर आपने कोई भी अपराध करना है तो पहले से पहले उसका जो है ना अपराधीकरण किसी दूसरे के बत्थे मरना शुरू कर दो, उसके बाद आप अपराध करोगे तो सारे लोग समझेंगे कि उसने करा है। तो इन्होंने जो काम करना हो तो उससे पहले दूसरे के लिए बलि का बकरा तलाश लेते हैं और उसके ऊपर सीधा आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, इसने करा, इसने करा, इसने करा, इसने करा। इनका मीडिया चैनल आपको पता ही है आज की डेट में क्या हालत है मीडिया चैनल की। 8 बातों पर बातचीत यहाँ पर, क्या 8 यहाँ पर सवाल उठाते, जिसमें से एक मेन मुद्दा उन्होंने शीश महल का बनाया। लगातार वो यही कहते नजर आए कि मैंने तो 4 करोड़ परिवारों को घर दिया, छत दिए, और आम आदमी पार्टी ने क्या ही किया। 4 करोड़ बार बार करे जा रहे हैं भाई साहब। मैं उनको एक चीज़ बार बार याद दिलाना चाहता हूँ, जनता को भी याद दिलाना चाहता हूँ। जनता गूगल कर ले, जब ये वीडियो देखे तो पिछले लोकसभा सत्र में निर्मला सीतारमण जी ने बयान दिया, हमने 3 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे दिए। ठीक है जी। अगले दिन मोदी जी का भाषण था संसद में, अगले दिन मोदी जी ने भाषण में आते ही कहा हमने 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे दिए। 1 करोड़ का डिफरेंस एक ही दिन में आ गया, सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ का डिफरेंस आ गया। और उसके बाद अब इस बार के वर्तमान लोकसभा सत्र में राज्यसभा में सवाल पूछा गया था लिखित में, जिसका हरदीपुरी से हमने और जो विकास मंत्री हैं उन्होंने सवाल का जवाब दिया कि हमने अभी तक 88 लाख लोगों को मकान दिया है। 1 करोड़ 18 लाख जो मकान है वो अभी तक स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 88 लाख लोगों को दे दिया गया। अब देखिए आप, कहाँ 4 करोड़, कहाँ 88 लाख। झूठ बोलने में इनका कोई सानी नहीं है, लेकिन जो लिखित की रिपोर्ट है उसको कैसे डिनाई करेंगे? राज्यसभा में अगर किसी का या लोकसभा में सवाल का जवाब मांगा जाता है तो लिखित में आपको देना पड़ता है। लिखित में आती है 88 लाख की गिनती, और ये बोलने में तो 4 करोड़ के, अभी 40 करोड़ भी बोल देंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है इनको? जब वो भारत के 60 करोड़ मतदाताओं को 2019 के चुनावों में, 2014 के चुनावों में 600 करोड़ मतदाता कह सकते हैं, तो उनका क्या है? वो तो महान आत्मा है ना। वो तो बादल जब आ जाएंगे तो राडार काम नहीं करेंगे, वो तो कह सकते हैं। उनका क्या है? वो तो नाली के गैस से चाय बना सकते हैं, उनका क्या है? वो तो नाले के से गैस निकाल के ट्यूब में हवा भर सकते हैं। मैं दिल्ली आया, मैंने देखा अशोक विहार की क्या हालत हो रहा है, कि यहाँ पे बचपन बीता है मेरा। इमरजेंसी के टाइम पे अशोक विहार में रहता था मैं। हे भगवान, अशोक विहार में बचपन बीता, और उसी इमरजेंसी के टाइम में आप कह रहे थे कि मैं तो सरदार बन के, और जैसे सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो है वो गए थे सरदार बन के, उसी तरह मोदी जी भी सरदार बन के और पगड़ी पहन के अंडरग्राउंड हो गए थे। अब 1975 में ये बात करते हैं कि मैं यहाँ मेरा बचपन बीता है, और मोदी जी की आयु क्या है? 1950 से 1975 में जब इमरजेंसी चल रही है, 25 साल का बचपना वास्तव में बचपना है। वास्तव में बचपना है। 25 साल का एक युवक, पूर्ण रूप से युवक व्यक्ति अपने आप को कह रहा है मेरा बचपन यहाँ बीता। बिल्कुल। जैसे वो 84 में वहाँ गए थे कलकत्ता में मेट्रो का रेल का उद्घाटन देखने, 84 का मतलब था कि 34 साल, तब भी वो बच्चे ही थे। तो इस हिसाब से जिनकी बातें उनकी होती हैं तो मुझे तो लगता है वो आज भी बच्चे ही हैं।
जी, यमुना की बात करते, कहते कि दिल्ली वालों को इतनी उम्मीद थी आम आदमी पार्टी से कि यमुना साफ होगी। कहते मैं माताओं बहनों से बात करता हूँ और उनसे जाना मैंने कि छठ पूजा के दौरान यमुना नदी में साफ सफाई नहीं हुई, तो जैसे तैसे करके पूजा कर ली हमने। ठीक है जी, आपको यमुना नदी की बड़ी चिंता है, बड़ी परेशानी है आपको यमुना नदी को देख के हो रही, तो आप गंगा पे भी तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपने दूसरे के ऊपर उंगली उठा दी। यमुना यहाँ से 22 किलोमीटर है, 47 किलोमीटर सॉरी, इस बॉर्डर से उस बॉर्डर तक 47 किलोमीटर का गंगा यमुना का रूट है। और जो हज़ारों किलोमीटर की गंगा है वो आपने साफ़ करने का वादा करा था। 2020 तक गंगा बिल्कुल निर्मल हो जाएगी। और आज भी गंगा में हालत क्या है, कानपुर में देख लीजिए। और उसके बाद आगे जो बढ़ती चली जाती है, लगातार तमाम गंदगी मौजूद है गंगा में। अभी तक उसमें जो सीवरेज हैं वो गिरने बंद नहीं हुए। एनजीटी ने लगातार उनके ऊपर जुर्माने लगाए हैं। अभी कई करोड़ रुपये का जुर्माना एनजीटी ने यूपी प्राधिकरण पर लगाया कि आपने नाले इसमें बंद क्यों नहीं करे गिरने। गंगा की सफाई के मुद्दे को लेकर उस वक्त जो मंत्री थी उमा भारती, उन्होंने क्या कहा था, अगर 2020 तक गंगा साफ नहीं हुई तो मैं जल समाधि ले लूँगी। ठीक है जी, उन्होंने घोषणा कर दी। 2020 आ गया, उससे पहले उनका मंत्री पद जो है चला गया। उसके बाद जब उनसे सवाल करा गया क्या हुआ जी, आपने गंगा साफ करने का वादा करा गया था, दिसंबर एंड आ गया, अब तो 2020 खत्म हो रहा है, अब मैं जब मंत्री थोड़ी हूँ, अब मेरे से सवाल क्यों पूछ रहे, अब तो जो मंत्री उससे सवाल पूछो। बस सबसे बढ़िया तरीका इनका ये है कि अब मैं मंत्री थोड़ी हूँ। जैसे हमारी निर्मला ताई जी कह देती हैं, निर्मला सीतारमण जी कह देती हैं, मैं प्याज थोड़ी खाती हूँ तो मुझे प्याज के रेट का क्या मालूम। जाहिर सी बात है। तो वही हाल इनके सबके कि मैं तो ये काम करता नहीं, इसलिए मुझसे इस बारे में बात ही मत करो। तमाम यहाँ पर सवाल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि खड़े कर दिए। एक तो शराब घोटाले की बात लगातार देखी जाती है और कहा कि यहाँ पर गरीबों को लेकर घोटाला किया, स्कूल को लेकर घोटाला किया है, बसों में घोटाला किया। घोटाले गिनवा रहे हैं मोदी जी यहाँ पर। नहीं, घोटाले गिनवा रहे हो आप, घोटालों की सबूत तो लेके आओ। नमस्कार साहब, सबूत तो लेके आओ घोटालों के। आप आरोप लगा के और पीछे हट जाते हो, बस सुर्री छोड़ के और पीछे हट जाते हो। उसके बाद क्या होता है, आप उसमें आग लगा के पीछे दूर खड़े जाते हैं, दुनिया उसमें आग तापती है। उसके बाद आप ये तो बताओ, हकीकत तो बताओ भाई। आरोप तो आप लगा रहे हो, दुनिया भर के आरोपों के फेवर में कोई वो तो दो, कोई सबूत तो दो, कोई समर्थन तो दो। आरोप आपके सारे झूठे हैं। केजरीवाल साहब की बात करें, अगर उनको उठा के पीछे अंदर कर दिया गया था, कितने महीने वो जेल में रहे, और अब जाके रिपोर्ट सामने आ रही है कि उनसे पहले उन्हें गिरफ्तार करने से पहले एलजी की परमिशन जरूरी होती है। वो परमिशन अब दी गई है, बिना परमिशन के उन्हें गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया गया। तो ये तो आपकी हालत है, ये तो आपकी तानाशाही है। फिर आप कहते हो कि नहीं जी, आरोप लगाना आपका काम है, आरोपों से ही आपकी रोजी रोटी चलती है। आयुष्मान योजना जो है वो दिल्ली सरकार पूरे दिल्ली में लागू नहीं होने दे रही। पूरे देश में फायदा मिल रहा है इस योजना का, लेकिन दिल्ली की सरकार नहीं करने दे रही। देखिए, दिल्ली में इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि दिल्ली की आबादी है करीब 2.5 करोड़, और दिल्ली में आपको पता है कि रजिस्टर्ड वाहन कितने हैं, करीब 1.25 करोड़, आधे, यानी हर 2 व्यक्ति के ऊपर 1 वाहन है। और आयुष्मान योजना में एक सबसे बड़ा क्लॉज है कि अगर आपके पास 2 व्हीलर है या आपके पास 4 व्हीलर है तो आप आयुष्मान योजना का कार्ड नहीं बना सकते। सीधी सी बात है। तो हर परिवार में कहीं ना कहीं 2 व्हीलर आज मौजूद है ही है। बहुत ही मुश्किल से कोई दिल्ली का ऐसा परिवार होगा जिसके पास कोई स्कूटी या मोटरसाइकिल ना हो, कोई पुरानी ही सही लेकिन कम से कम होगी जरूर। तो वो किस तरह से इस योजना में आएंगे, वो शामिल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, उनके क्लॉज ही पूरे नहीं होते। पक्का मकान आपका है तो आपको आयुष्मान योजना में लाभ नहीं मिलेगा। आपके घर में रेफ्रिजरेटर है तो आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर है तो आपको इसमें लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको लाभ कैसे मिलेगा ये तो बता दीजिए। बाकी तीनों महानगरों की अपेक्षा जो है, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई के मुकाबले अकेली दिल्ली ऐसी है जिसमें 2 गुना वाहन है। उन तीनों के मिला के इतने वाहन नहीं जितने अकेले दिल्ली में 1.25 करोड़ से ऊपर वाहन है। लेकिन उस बारे में वो डिटेल में क्यों नहीं जाते? बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहे। आयुष्मान योजना दिल्ली में कैसे लागू होगी? पूरे देश में लागू है आयुष्मान योजना, और जिसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता ना देश के विकास, जैसे शर्मा जी हैं, इनको जायज़ है, इनको सरकार की आलोचना करना जायज़ है। सरकार चाहे कितना भी करेगा, आलोचना तो करना विपक्ष का जायज़ है, लेकिन आलोचना वो होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, सोच सकारात्मक होनी चाहिए। वो सोच नहीं है, वो निगेटिव है। इस बात की दुख देश को भी है और हमें भी है। यहाँ पे आपको भी बहुत दुख है, लेकिन आयुष्मान योजना लागू क्यों नहीं हो रही? मोदी जी अगर कोई आयुष्मान योजना लागू कर रहे हैं तो पूरे देश में हुए, तो यहाँ की सरकार को भी लागू करना चाहिए, चाहे कैसे बताए ना। लेकिन वो लागू नहीं करेगी। कांग्रेस का काम है आलोचना करना। जब मोदी जी ने गाँव में भी मकान बना दिया, शौचालय बना दिया और बिजली दे दिया, तो भी कांग्रेस परेशान। यहाँ अगर 1675 फ्लैट की चाबी गरीबों को पकड़ा दी तो शर्मा जी परेशान, साथ में केजरीवाल परेशान। भाई नहीं साल बाद भी दिएगा तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि आपकी पार्टी को ही चोर बता के, बेईमान बता के ये
अराजक पार्टी आया था, ये अराजक पार्टी आया था, और आज यहाँ खड़े होकर के और आपकी ही पार्टी के जो मुखिया है दिल्ली में आकर के कहता केजरीवाल देश विरोधी है। तो भाई ये सब कहाँ है? देश की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले, लुका छिपी खेलने वाले को कैसे हमने मोदी जी ने शीश महल नहीं बनवाया, लेकिन 2700 करोड़ का घर है, 84 करोड़ का यहाँ पर उनका जो हवाई जहाज है जिसमें यात्रा करते हैं, और 10 लाख का वो सूट पहनते हैं, तो शीश महल नहीं लिया। तो कितना डिफरेंस है दोनों? मोदी जी का नहीं है वो देश के आपकी है, देश की संपत्ति है। सुनिए, अगर मोदी जी का होता तो उनकी भतीजी आई थी, और उन्होंने 125 रुपये दिए अपने भतीजी को और कहे कि चले जाओ। तो केजरीवाल से दुख इस बात की है कि जब कोरोना में देश परेशान था, दुनिया परेशान थी, तो उन्हें 8 लाख के पर्दे को लगवाने की जरूरत पड़ गई। वो किसके पैसे हैं भाई? देश के पैसे हैं ना, वो लगवाए, ठीक है, वो सरकार की है वो संपत्ति, हमें उससे कोई नहीं है। लेकिन उसमें मोदी जी उसमें इसलिए रहते हैं कि विदेश से लोग आते हैं। अगर उसमें खर्च हुआ, विदेश से लोग आते हैं, देश विदेश के राजा आते हैं, वहाँ ये नहीं देखेगा कि इस देश की राजा कितने गरीब है, पर इसके चैम्बर में कौन जाता? इसके चैम्बर में वही जाता है। स्वाति मालीवाल भी देखी है कि उन महिलाओं को उस शीश महल में मार के भगाया जाता है। स्वाति मालीवाल की ये बात कर रहे हैं, स्वाति मालीवाल के ऊपर आप यकीन करते हो? उनकी बातों पे यकीन करते हो? आपको तो करना, हाँ या ना? हम तो करते हैं, हम हर महिला पे यकीन करते हैं। जो उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता के ऊपर आरोप लगाए थे कि मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण करा था, क्या आप उसका समर्थन करते हो? क्या उसके पिता ने ऐसा करा होगा? क्या उनके पिताजी ने ऐसा करा होगा? या तो ये कौन है मुख्यमंत्री अभी? हाँ या ना? ये नहीं, ये मुख्यमंत्री कौन है? ये भी तो कही थी, ये भी तो कही थी। अब जलगुरु के बारे में इसे छोड़ दो, जलगुरु की बात नहीं कर रहा। आपने कहा स्वाति मालीवाल पे आप यकीन करते हो? हम स्वाति मालीवाल के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके भर्त्सना करते हैं। ये उस मुख्यमंत्री कार्यालय में जो हुआ, ये इस बात को अब उसके क्या नहीं है, हम उस पर नहीं जाते। उसी दुर्व्यवहार की मैं बात कर रहा हूँ। स्वाति मालीवाल ने खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था मेरे स्वर्गीय पिता ने मेरा यौन शोषण करा था। तो क्या आप उनकी बात का समर्थन करते हैं? क्या उनके पिताजी स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा कर सकते थे? कोई भी पिता अपने बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने झूठ बोला। आप एक बात बताइए, चलिए एक बात बताइए, खुद के पास करोड़ों की चीजें तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे के पास शीश महल तो दिक्कत है। दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत इस बात, क्यों बार बोला? दिक्कत इस बात की है कि तुम्हें अगर शीश महल बनाए तो जनता के लिए 10 पैसे के तो काम करो। कहाँ कर रहे होते? अगर कह रहे हैं कि बस फ्री है, बिजली पानी फ्री है, इतना दे दिया अरविंद केजरीवाल। कौन सी पानी फ्री है? आप झुग्गी में चलो, हर झुग्गी में पानी, हर कैन 20 रुपए का खरीद के पीता, कौन से पानी फ्री का हो गया? हर कॉलोनी में पानी फ्री का खरीद के हम पीते हैं, हर घर में लगा है आरओ, तो कौन से पानी फ्री का हो गया? नीला पीला काला पानी आता। बसों के देख ली स्थिति क्या है, बिजली का स्थिति क्या है, हर चीज तो घाटे में जा रही है। जो दिल्ली 37,000 करोड़ मुनाफे में थी, आज 7,000 करोड़ में केजरीवाल दे दिया। ये कहाँ से देगा 2100 महिलाओं को? मत बोला करो। 37,000 करोड़ के घाटे की आपने जो बात करी ना, मोबाइल आपके पास भी है, गूगल आपके पास भी है, अगर आपसे किसी से नहीं होता तो किसी से निकलवा लो। मुनाफे में आपने जो बात करी, जो सच्ची बात है वो सच्ची बात है। केजरीवाल का प्रदर्शन पिछले 2-3 सालों में बहुत बुरी तरह गिरा है, वो बात से हम सहमत हैं, जो उन्होंने शुरुआत अपनी करी। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी दिल्ली सरकार घाटे में नहीं है, अभी भी उसका बजट जो है मुनाफे में ही चल रहा है। 100 करोड़ प्लस बजट है अभी उसका मुनाफे में। जो बात है सच्ची बात है। आपने कहा मोदी जी अगर वहाँ नहीं रहेंगे, विदेशों से लोग आते हैं, तो भाई ये भी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, इनके पास भी तो आते थे। अब जैसे मोदी जी जब पद पे नहीं रहेंगे तो उनके पास पीएम हाउस नहीं रहेगा, इसी तरह आज केजरीवाल पद पे नहीं है, 6 फ्लैग स्टाफ खाली पड़ा है, बात खत्म हो गई। तो सेम चीज है, अगर उन पे उंगली उठाते तो अपने पे भी उंगली उठाओ। अगर आप कहते हैं कि उसने गलत करा तो गलत आपने भी करा। और ये देखो अभी 467 करोड़ की परियोजना तो अभी भी चल रही है। आज हमने चाबी पकड़ाए हैं, ये हमारी है उदारता। पकड़ाए 10 साल बाद पकड़ा रहे हैं, दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं तब 2022 में कालकाजी में भी पकड़ाए थे, 2022 में भी कालकाजी में पकड़ाए थे। 67 करोड़ का भी तो और प्रोजेक्ट है। मोदी जी 467 करोड़ मोदी जी जो करते हैं वो करते हैं, उनके गारंटी पर में देश की और दिल्ली की जनता को भरोसा है। कांग्रेस और खुजलीलाल के भरोसा नहीं है। ये बात सही है इनकी। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। वो भ्रष्टाचारियों को कहते हैं तुम भ्रष्टाचार करो और मेरी पार्टी में आ जाओ, उसके बाद तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। सारे सबूत मौजूद हैं। अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, नीलेश राणे और आपका अपना हेमंत बिश्वा शर्मा, छगन भुजबल, सारे के सारे मौजूद हैं। भ्रष्टाचार करो, मेरी पार्टी में आ जाओ, मैं तुम्हें दूध का धुला साबित कर दूंगा और उसके बाद तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। बलात्कार करो, लड़कियों का यौन शोषण करो, मेरी पार्टी में आ जाओ, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा
सकता। ब्रजभूषण सुन लीजिए, सुना करो यार, ये राजा कौन था? ये सब बता देते हैं। लाखों 2-2 लाख सुबह खुलने वाले सब जेल में गए और दूसरे पर नहीं उठाते। एक FIR दिखा दो। सब कोर्ट से बरी हैं, आगे की जानकारी तो रखा करो। सारे के सारे लोग कोर्ट से बरी हैं, सारे के सारे कोर्ट से बरी हैं। बलात्कारियों में बात करते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह पॉक्सो एक्ट लगा, यौन शोषण के आरोप लगे, मोदी जी की पार्टी में था, क्या उसका बाल बाका हुआ? प्रज्वल रमन्ना 2800 महिलाओं के यौन शोषण का आरोपी, मोदी जी के कंधे पे हाथ रख के मांग रहे हैं इसको वोट दो तो मेरे हाथ मजबूत होंगे। कितना क्या किसी ने उनका सारी कमियां शर्मा जी, मैडम जी सारी कमियां शर्मा जी आज 3 साल से यहाँ सुना रहे हैं, पर जनता के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है। फर्क ही नहीं पड़ता। जनता राज्य प्रति राज्य चुन के आ रही है, कांग्रेस मोदी जी चुन के आ रही है, हर राज्य में चुनाव होती है, चुन के शर्मा जी को गला। दिल्ली में कौन आ रहा है? दिल्ली में कौन आ रहा है? सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, बिल्कुल सच से आ रही है, डंके की चोट पे आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं या फिर कुछ समय से बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है, बाबा साहेब का नाम लगातार अम्बेडकर कहा जा रहा है हर एक पार्टी की तरफ से? नहीं जी, देखिए ट्रेंडिंग नहीं है इसमें। अगर कोई सही बात करता है, जेन्युइन बात करता है, तो इसमें अगर उसको चीज़ को फैशन से जोड़ना, जैसे पीछे हमारे गृह मंत्री साहब ने कहा था क्या अम्बेडकर करते हो, इतना नाम लेते तो किस तरह से उन्होंने बेइज्जती करी थी इस चीज़ की। तो इस चीज़ की बेइज्जती नहीं कर सकते। संविधान निर्माता है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके साथ और लोगों ने मिलकर भारत को संविधान दिया, जो हमारे देश आज संवैधानिक तरीके से चल रहा है। तो उनसे इनकी जो है निराशा, इनकी घृणा जग जाहिर होती है, क्योंकि पिछले चुनावों में भी ये संविधान को बदलने के पूरे मूड में थे कि हमें 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। इनके तमाम नेताओं के आपने बयान सुने होंगे ना, हमें 400 पार करा दो, इस बार हम संविधान बदल देंगे। लेकिन वही बाबा साहब का संविधान इनके आड़े आ गया और इनको 240 पे टिका दिया, जिसकी वजह से आज इनके मन में खींच है बुरी तरह। और ये अम्बेडकर साहब को बार बार इसी बात को कहते हैं, इसी बात को कहते हैं बार बार, अम्बेडकर साहब को फैशन बना लिया। फैशन नहीं है वो पैशन है, सीधी सी बात है। वो जरूरी है देश के लिए। कोई भी देश नीति निर्धारित तत्वों से चलता है, डिसिप्लिन से चलता है। आप स्कूल में भी जाते हो, स्कूल के भी डिसिप्लिन होते हैं ना, प्रिंसिपल साहब जो तय करते हैं वो नियम आपको मानने पड़ते हैं ना, तभी आप अनुशासित होकर आगे ज़िंदगी में कामयाब होते हो। तो वही संविधान हमें अनुशासन में रहना सिखाता है, संविधान की सम्मान करना जरूरी है। क्या कह रहे थे आप? शर्मा जी की बात पे मोल लगेगी हाथ पे। चलिए यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी राय दी है, क्योंकि दिल्ली चुनाव का आगाज जो हुआ है उसको लेकर हम लगातार यहाँ पर चर्चाएं कर रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय क्या है, क्योंकि दिल्ली चुनाव में इस बार फिर से एक बार यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। अब जनता की क्या राय होगी, जनता से बातचीत करेंगे आने वाले टाइम में भी। अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए द जनता लाइव।